हमारे पास एक और नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐड हुआ, ठीक है, जो है IS 40। टुडे इज बेसिकली अप्रैल 4। IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जी, IS 40 है हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि लैंड और बिल्डिंग, अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन में ही सारी बातें हैं। डेफिनेशन, अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं तो वो कहता है लैंड और बिल्डिंग और पार्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और टू अर्न रेंटल्स और बोथ। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जो डिफाइन किया गया उसमें ये स्टैंडर्ड हमें कहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लैंड है या बिल्डिंग है, या लैंड का पार्ट है या बिल्डिंग का पार्ट है या दोनों है, और आपने उसे हेल्ड किया हुआ है क्या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, या फिर आपने उसे हेल्ड किया हुआ है रेंटल अर्न करने के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ से हमें ये अंदाजा होता है कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बेसिकली इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दो ही एसेट्स फॉल करते हैं, एक लैंड और दूसरा बिल्डिंग। इन दो चीजों के अलावा तीसरा कोई एसेट इसमें फॉल नहीं करता। तो एक तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हवाले से हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या लैंड होगी या बिल्डिंग होगी, या उनका कोई हिस्सा होगा या दोनों होंगे, और इनके पर्पस भी दो होंगे या इनमें से कोई एक होगा कि या तो कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं और या फिर रेंटल अर्न करना चाहते हैं। अब देखें, सवाल ये पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल एक जो है कंपनी है, अब वो बिल्डिंग परचेज करती है, मैं यूं करता हूँ, इक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग एक्वायर की जाती है। अब हम कहेंगे कि यार बिल्डिंग जो है इस पे स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा, बिल्डिंग तो परचेज कर ली भाई, बिल्डिंग पे IS 2 भी लग सकता है। मतलब हम कहेंगे पहले तो डिफाइन करो कि उसका पर्पज क्या है, क्योंकि उसका पर्पज हमें ये बताएगा कि स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा। अगर तो आपने पर्पज है उसका टू टू सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब आप कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं और आप जो है वो बिल्डिंग्स परचेज करते हैं और उन्हें सेल कर देते हैं, तो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो है, सॉरी मैंने बिल्डिंग लिख दिया, सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो आपका बिजनेस ही ये है कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे बेचते हैं। तो अगर आपने वो बिल्डिंग एक्वायर की है तो सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर हम कहेंगे कि उस पर IS 2 लगेगा, IS 40 नहीं लगेगा। अगर आप कहते हैं कि आपने बिल्डिंग परचेज की है फॉर यूज इन बिजनेस, आपने बिजनेस में यूज करने के लिए ये बिल्डिंग परचेज की है,
मतलब आप वहाँ पे कोई ऑफिस बनाना चाहते हैं, या आप वहाँ पे कोई वेयर हाउस वगैरह बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो बिल्डिंग जो है उसमें मैं अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज करूँ, तो फिर उसके ऊपर IS 16 लगेगा। उस पे हमारे पास IS 16 लगेगा। अच्छा, अब अगर आपने वो ली है बिल्डिंग फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, कि आपके पास कुछ सरप्लस फंड पड़े थे, आपने कहा कि इन फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं। अब जब आप उन्हें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कहते हैं एक बिल्डिंग परचेज कर लेते हैं, तो 2 ढाई साल 3 साल के बाद इस बिल्डिंग को बेचेंगे और उसमें जो है वो कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट हम उठाएंगे। तो अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए लेना चाहते हैं, ली है, तो फिर उस पे IS 40 लगेगा। ठीक है, उस पे हम IS 40 लगाते हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो दोनों पर्पसेस के लिए यूज हो रही होती है। बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस एज वेल एज टू अर्न रेंटल्स। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपके पास कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसे आप यूज कर रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पज, और उसके साथ साथ आप जो है उससे रेंटल भी अर्न कर रहे हैं, तो अब इसके ऊपर फिर IS 16 लगाएं, या हम इसके ऊपर IS 40 लगाएं। तो हम कहते हैं कि भाई देखें, इसका डिसीजन होगा कि क्या उसे सेपरेटली बेचा जा सकता है। कैन दी पार्ट ऑफ बिल्डिंग बी सोल्ड सेपरेटली। क्या आप उसे सेपरेटली बेच सकते हैं? अगर तो सेपरेटली बेच सकते हैं, फिर तो आप उसको IS 40 लगाएंगे उस पोर्शन पे, जिस पोर्शन पे आप लोग उसे रेंटल के लिए दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के 3 फ्लोर हैं, आप उन 3 फ्लोर्स में से जो 2 फ्लोर्स हैं, उन 2 फ्लोर्स पे आप अपने ऑफिस वगैरह बनाते हैं, और एक फ्लोर आप रेंटल पे दे देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पूरी बिल्डिंग के ऊपर IS 40 लगेगा या IS 16 लगेगा। तो देखना यह है कि अगर बिल्डिंग की डिवीजन की जाए तो इसके 3 फ्लोर हैं, 2 आपके यूज में है, एक जो है वो रेंटल पे है। अब वो जो रेंटल पे है, क्या हम वो रेंटल वाला फ्लोर जो है उसको सेपरेटली बेच सकते हैं? अगर तो ऐसा करना मुमकिन है, तो फिर तो हम उस एक फ्लोर पे IS 40 लगाएंगे, और बाकी 2 फ्लोर्स की वैल्यू पे हम IS 16 लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा करना मुमकिन नहीं है, तो फिर ये देखा जाएगा कि यार आप उसे बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो लिहाजा उसके ऊपर IS 16 जो है उसे अप्लाई करवा। ठीक है, तो इसमें जो है वो हम इस बेसिस के ऊपर फाइनल जो है डिसीजन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप उनको सेपरेटली नहीं बेच सकते तो आप उसे अलग अलग नहीं कर सकते, और अगर आप उसे सेपरेटली बेच सकते हैं तो आप फिर उसके ऊपर जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है अनिशा रिकग्निशन, अनिशा रिकग्निशन, आप इनिशियली उसे रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि हमारे पास जो इनिशियल रिकॉग्निशन है वो किस पे होती है, वो होती है एट कॉस्ट। एट कॉस्ट, ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन आपकी एट कॉस्ट होती है। अच्छा, इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट है। कॉस्ट कैसे बनेगी? इसका मतलब है कि अब हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनानी सीखनी है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जैसे वो हम IS 16 के अंदर इसकी कॉस्ट बनाते होते थे, हम उसी तरीके से इसको भी, इसकी भी कॉस्ट बनाएंगे। क्या आप इसमें लिस्ट प्राइस ले लें, लिस्ट प्राइस में से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दें, आप इसमें से कैश डिस्काउंट माइनस कर दें,
इफ अवेल्ड, अगर आपने उसे अवेल कर लिया, ठीक है, तो वो भी इसमें से माइनस कर दें। इसमें आप नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड कर दें। इसमें आप लोग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस जो हैं उनको भी ऐड कर दें। जब आप इन सारों को प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी। इस तरीके से हम इसकी कॉस्ट बनाते हैं, ठीक है, कॉस्ट बनाते हैं, इनिशियल रिकग्निशन। फिर हमारे पास है, ठीक है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। चलें हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जाहिर बात है यूज इन बिजनेस, यूज इन बिजनेस तो नहीं इसे कह सकते, चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस पे चार्ज करेंगे। उसमें फिर हमने ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि आप सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं। इफ वी आर यूजिंग कॉस्ट मॉडल, अगर हम इफ वी आर यूजिंग कॉस्ट मॉडल, अगर हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन फिर चार्ज होगी, विल बी चार्ज्ड ऑन डेप्रिसिएबल एसेट। ठीक है, मतलब लैंड पे नहीं ना हो सकती, बिल्डिंग पे हो सकती है, तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। और यहाँ पे पॉइंट याद रखेंगे, इफ वी आर यूजिंग, if we are using fair value model, if we are using fair value model, no depreciation will be charged. इसके अंदर ये डिफरेंस है। वहां पे जब हम रिवैल्यूएशन मॉडल की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि रिवैल्यूएशन मॉडल जो है उसमें भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। IAS 16 की बात कर रहा हूँ, तो IAS 16 में आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। लेकिन जब आप IAS 40 की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोगों ने फिर ये पॉइंट याद रखना होता है कि अगर आप एसेट के लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं, यहाँ उस रिवैल्यूएशन मॉडल का नाम है फेयर वैल्यू मॉडल, तो आप फेयर वैल्यू मॉडल अगर यूज कर रहे हैं तो आपने उसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। ठीक है, उसमें हम लोग जो है उसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ठीक, तो ये बेसिकली वो मेन डिफरेंस है जो इसको IAS 16 से जो है वो डिफरेंट करता है। कि IAS 16 में हम क्या करते हैं कि IAS 16 के अंदर हम रिवैल्यूएशन करते हैं और फेयर वैल्यू जो है उसके ऊपर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये काम, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा काम नहीं करते, हम इसके ऊपर जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट बात है हमारे पास सब्सिक्वेंट मॉडल। सब्सिक्वेंट मॉडल यूं बल्कि कहें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल्स, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल्स कि जब साल का एंड आएगा तो आपका एसेट किस प्राइस पे बुक हो रहा होगा। तो एक हमारे पास कॉस्ट मॉडल है और एक हमारे पास फेयर वैल्यू मॉडल है। इसको रिवैल्यूएशन नहीं कहते, इसको बोलते हैं, एक कॉस्ट मॉडल है, एक फेयर वैल्यू मॉडल है। कॉस्ट मॉडल उन एसेट्स पे अप्लाई होता है जिनकी एक्टिव मार्केट होती है। ठीक है, जिन, सॉरी गलत लिखा मैंने, फेयर वैल्यू मॉडल उन एसेट पे अप्लाई होता है जिनकी एक्टिव मार्केट होती है, और जिनकी एक्टिव मार्केट नहीं होती उन पे हम लोग कॉस्ट मॉडल जो है उसे अप्लाई करते हैं। तो कॉस्ट मॉडल IAS 16 की तरह का है बिल्कुल। वो कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अपना एसेट बनाओगे, ये भी नॉन करंट एसेट्स के अंदर शो होता है।
पहले हेडिंग हम दे देते हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर इंटेंजिबल एसेट्स, उन्हीं में फिर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी हेडिंग देते हैं। तो एसओएफपी में कॉस्ट मॉडल है और फेयर वैल्यू मॉडल है। तो कॉस्ट मॉडल में हम कहते हैं कि एसेट की कॉस्ट लें, उसमें से माइनस करें अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसमें से माइनस करें अकमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, अकमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो इस तरीके से इसमें से माइनस करते हैं। तो कॉस्ट मॉडल हमारा बिल्कुल सेम होता है जिस पैटर्न पे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में IAS 16 को फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हैं तो हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपने एसेट्स को एट फेयर वैल्यू लेना होता है। 1 मिनट रुकिएगा जी, 1 मिनट रुकिएगा। जी सॉरी। तो इसको हमने अपने एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेना होता है। यहाँ पे हमने रीवैल्यू फेयर वैल्यू मॉडल के लिए ना एक नोट बस ये वाले याद रखने हैं। नंबर 1, नो डेप्रिसिएशन, जैसा कि ऊपर लिखा, नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन केस ऑफ फेयर वैल्यू मॉडल यूज्ड। और दूसरी बात, डिफरेंस ऑफ फेयर वैल्यूज will be charged to profit or loss account immediately। इसमें हम लोग ये पॉइंट याद रखते हैं कि जैसे हम IAS 16 में करते थे कि IAS 16 में अगर हमारा एसेट रिवैल्यू होता था तो हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को इक्विटी का हिस्सा बना देते थे। यहाँ पे हम इक्विटी का हिस्सा नहीं बनाते, बल्कि फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस आता है उसको हम वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल जो है उसे देख लेते हैं कि ये कॉस्ट मॉडल कैसे फॉलो हो रहा है और इवैल्यूएशन मॉडल कैसे फॉलो हो रहा है। बल्कि इसमें भी ये काम करते हैं कि मैंने आप लोगों के साथ ये जो बुक शेयर की है CAF 1 की, इसमें ये IAS 40 है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये शुरू में इसकी डेफिनीशन है, फिर इसकी एग्जांपल्स वगैरह हैं कि आपने जो है वो इसको कब कब जो है वो कैपिटलाइज वगैरह करना होता है। सॉरी, कैपिटलाइज मींस IAS 40 में फॉल करना होता है, करते हैं ये। तो बेसिकली वो इस बिल्डिंग्स वगैरह जो बिजनेस में यूज हो रही होती हैं उनको ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का नाम भी दिया जाता है कि ये ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है। तो ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी मतलब जहाँ पे आपका बिजनेस हो रहा होता है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, ये शुरू में सारी वो चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फिर हमारे पास जो है वो ये चीज़ें उसको ऐड कर रहा है उसी तरीके से, कौन सी चीज़ है आपने कैपिटलाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी। फिर मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन के बाद दो मॉडल हैं, फेयर वैल्यू मॉडल है और कॉस्ट मॉडल है। ठीक है, दो मॉडल हैं जैसे कि अभी मैंने भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो फेयर वैल्यू मॉडल में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते और फेयर वैल्यू का डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। कॉस्ट मॉडल में हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें एक छोटी सी एग्जांपल इसने जो है वो इसको ट्रीट किया हुआ है कि लाइक 1 जनवरी ईयर 1 है, तीन एक बिल्डिंग परचेज की है, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है उसमें। तो बिल्डिंग की कॉस्ट है 1 मिलियन, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 10,000।
इसका मतलब है कि आपकी वो बिल्डिंग 10,10,10,000 रुपए की हो गई। डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एट दैट डेट वाज 300,000। मतलब ये जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है उसमें बिल्डिंग जिसे हम डेप्रिसिएट कर सकते हैं वो 3 लाख की है। मतलब 10,10,000 में से 3 लाख सिर्फ डेप्रिसिएट होगा। प्रॉपर्टी हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 50 ईयर, 4 साल लाइफ है। एट द ईयर 1 प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू हैज राइजन टू 1.3 मिलियन। प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.3 मिलियन हो गई है। तो वो कहता है कि आप बताएं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट जाएगी। भाई कॉस्ट मॉडल जो होता है उसके अंदर तो फेयर वैल्यू का कोई ताल्लुक ही नहीं होता ना। तो कॉस्ट मॉडल में तो हम इसकी कॉस्ट लिखेंगे और इसकी कॉस्ट में फिर हम डेप्रिसिएशन को करवा देंगे लेस, और कैरिंग वैल्यू पे इसको ले आएंगे। हम कहेंगे 1 लाख, सॉरी 1 मिलियन, मतलब 10 लाख में 10,000 ऐड करो, 10,00,000 10,000, 6,000 डेप्रिसिएशन माइनस करो। उसने कहा था 3 लाख डेप्रिसिएट हो सकता है पोर्शन, उसको माइनस करो, ये उसकी वैल्यू आ गई। लिहाजा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ये 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनेगा। लेकिन अगर वही हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो फेयर वैल्यू मॉडल में हम डेप्रिसिएशन नहीं करते। हम कहेंगे भाई पहले वैल्यू जिस पे रिकॉग्नाइज हुआ है वो 10,10,000 है। अब ये 1.3 मिलियन है, मतलब 13 लाख है। तो 13 लाख में से इस 10,10,000 को माइनस करो, बाकी जो 290 का डिफरेंस बने बचेगा उसको उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इन दोनों मॉडल्स को यूज करते हैं। ओके जी। इसके बाद इसमें फर्दर जो चीज जो कि चेक भी होती है और जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं, वो होती है आपके पास ट्रांसफर। ट्रांसफर इन और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ट्रांसफर इन और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IS 40। देखिए मैंने बिल्डिंग में आपको एग्जांपल दी थी कि बिल्डिंग में वही बिल्डिंग हमारे लिए IS 2 में भी फॉल कर सकती है, वही बिल्डिंग हमारे लिए जो है वो IS 16 में भी फॉल कर सकती है, और वही बिल्डिंग हमारे लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो यार एक ही बिल्डिंग है ना, फ्यूचर में हम इनके पर्पसेस चेंज भी तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपने वो इन्वेंट्री के तौर पे खरीदी IS 2, लेकिन बाद में आपने उसी में अपने जो है ऑफिस वगैरह बना लिया, तो अब वो IS 16 में आ जाएगी। इसी तरीके से हो सकता है कि कोई एक बिजनेस है, कोई एक कंपनी है, उसने एक गोडाउन बनाया था कि इसमें हम अपना सामान रखेंगे, तो उस पर IS 16 अप्लाई हो रहा था। 2 सालों के बाद उन्होंने वो लोकेशन छोड़ दी, लेकिन गोडाउन को बेचने की बजाय उन्होंने रेंट पे दे दिया। तो पहले वही गोडाउन, वही बिल्डिंग IS 16 में फॉल कर रही थी, लेकिन अब उसका नेचर जो है, नेचर ऑफ यूज जो है वो उसकी चेंज हो गई, तो अब वो IS जो है वो 40 में फॉल कर रही होगी। तो ये जो ट्रांसफर्स हैं, जो उसके नेचर चेंज हो जाने की वजह से एसेट ट्रांसफर हो रहा होता है, इनको कैसे अकाउंट फॉर करते हैं हम। तो ट्रांसफर इन या फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांसफर फ्रॉम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांसफर इन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहला सिनेरियो है, इस पहले सिनेरियो में एग्जामिनर हमें कहता है कि जी एक एसेट था आपका IS 16 में, IS 16 में फॉल कर रहा था, PPE था, मतलब ओनर ऑक्युपाइड था, ओनर खुद उसे इस्तेमाल कर रहा था। अब वो IS 16 से ट्रांसफर हो रहा है IS 40 पे। ठीक है, तो बताएं वो किस कीमत पर ट्रांसफर होगा, बताएं वो किस कीमत पर ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे एसेट विल बी ट्रांसफर्ड एट फेयर वैल्यू, एसेट जो है एट दैट डेट।
एसेट जो है वो उस डेट पे जो उसकी फेयर वैल्यू होगी ना, उसके मुताबिक ट्रांसफर होगा। एनी सरप्लस, एनी revaluation surplus or loss will be treated according to IS 16। अगर उस पर कोई सरप्लस या लॉस आएगा रिवैल्यूएशन का, तो वो IS 16 के मुताबिक ट्रीट होगा। मतलब कहने का ये है कि फॉर एग्जांपल एक एसेट जो है वो IS 16 में आपके पास उसकी कैरिंग वैल्यू थी 100 रुपये। अब आप उसे ले जाना चाहते हैं IS 40 में, मतलब आपने उसका यूजेज चेंज कर दिया। तो अगर आपने उसका यूजेज चेंज कर दिया है, तो अब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी चेंज होगा। अब जब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज होगा, तो फिर आप उसको पहले IS 16 के मुताबिक रिवैल्यू करेंगे। रिवैल्यू करने के बाद वो एसेट अपनी फेयर वैल्यू में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद फिर हम उसे IS 40 में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जनरल एंट्री में तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगी, PPE क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो, ठीक है, दूसरा सिनेरियो दूसरा सिनेरियो ये है कि पहले एक एसेट फॉल कर रहा था IS 40 में, मतलब आपने उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर रिटेन किया हुआ था। अब आप उसको, उसका पर्पस यूजेज बदल रहे हैं, अब आप उसको IS 16 में लेकर आना चाहते हैं, तो अब वो किस कीमत पे रिकॉग्नाइज होगा? तो हम कहेंगे जी कि ये भी रिकॉग्नाइज होगा एट फेयर वैल्यू एट दैट डेट, फेयर वैल्यू पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे एनी फेयर वैल्यू गेन और लॉस will be charged to प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक है, ये IS 16 के मुताबिक नहीं करना अब आपने, क्योंकि पहले उस पर IS 40 लग रहा था। IS 40 कहता है कि आपने फेयर वैल्यू गेन या लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट करना होता है। तो पहले आप उसको फेयर वैल्यू में कन्वर्ट करवाएंगे, और उस फेयर वैल्यू को उठाकर आप IS 16 में रिकग्नाइज करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग जो है वो फेयर वैल्यू पे जो गेन या लॉस का डिफरेंस आया होगा, वो उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बना देंगे, उसे कैपिटलाइज नहीं करना। इसी तरह से थर्ड ऑप्शन है कि एक एसेट आपका फॉल कर रहा था IS 2 में, IS 2 में फॉल कर रहा था, तो IS 2 में फॉल कर रहा था, अब आप उसे लेकर जाना चाहते हैं IS 40 में। मतलब ये है कि पहले वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, सॉरी, पहले वो आपकी इन्वेंट्री था, अब आप उसे इन्वेंट्री से अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो बनाना चाहते हैं। तो अब वो किस पे रिकॉग्नाइज होगा? हम कहेंगे कि भाई एसेट विल बी ट्रांसफर्ड एट फेयर वैल्यू एट दैट डेट, फेयर वैल्यू पे होना है ट्रांसफर। और इसके केस में भी जो फेयर वैल्यू गेन या लॉस होगा, उसे उठाकर हमने प्रॉफिट और लॉस को जो है वो चार्ज कर देंगे। ठीक है, इसके केस में भी हम इसको उठाकर प्रॉफिट और लॉस में जो है वो चार्ज कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो है वो आ सकता है फोर्थ सिनेरियो, जिसके अंदर एग्जामिनर हमें कहता है कि आपके पास एक एसेट है जो IS 40 में फॉल करता है। अब आप उसको IS 2 में लेकर जा रहे हैं, अब आप उसको IS 2 में लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने यही पॉइंट याद रखना है कि एसेट जो है वो अपनी फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर होगा। अगर कोई गेन या लॉस आएगा तो वो उठाकर हम प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करा रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसके डिफरेंट तरह के यूजेज हैं। ठीक है, ये इसके डिफरेंट तरह के यूजेज हैं। तो ये सारे वाले जो पॉइंट्स हैं, यही वाले पॉइंट्स अगर इनको देखा जाए, तो ये आपके साथ जो मैंने बुक शेयर किया है ये उसमें भी है।
तो इनके ऊपर ना छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है और इसके ऊपर आपके पिफा के एग्जामिनेशन में थोड़े से क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, थोड़े से क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप यहाँ पे, ये चैप्टर नंबर 3 बनता है, पेज नंबर 137, ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कि जब आप उन्हें ट्रांसफर करते हैं या डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आप उसको किस वैल्यू पे लेकर आते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये टेबल यहाँ पे भी बना हुआ है। और गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल, जारी बात है, सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज किया जाता है, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। अब एंड में इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बचती है। तो इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल जो है वो दोनों के लिए कुछ कॉमन है, और कुछ जो है वो फेयर वैल्यू मॉडल के लिए सिर्फ मुख्तस है। तो अगर आप उनको भी देखेंगे तो जो कॉमन है इसमें आपने ये बताना होता है कि आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं या कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। आपने फेयर वैल्यू कैलकुलेट कैसे की है उसका तरीका आपने बताना होता है। आपने उसे बताना होता है कि अगर आपने फेयर वैल्यू किसी क्वालिफायर जो है क्या कहते हैं वैल्यूअर की खिदमात ली हैं तो वो कौन है, उसके बारे में भी आपने बताना है। ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि आपने इनकम एंड एक्सपेंस में उसकी कितनी रकम जो है वो लेकर गए हैं। ठीक है। रेंटल इनकम अगर आपने अर्न किया है, मतलब इस तरह से आपने उसे बताना है कितना रेंटल अर्न किया है। ठीक है। अगर उसको डिस्पोज ऑफ करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप बेच नहीं सकते तो वो रिस्ट्रिक्शंस भी आपने उसको बतानी होती हैं। और अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि आप फ्यूचर में परचेज करेंगे या टाइटल पे कोई ऐसी बात है उसके ट्रांसफर के, तो वो भी आपने बतानी होती है। और उसके अलावा फिर अगर आप उसके लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो फिर ये कुछ एडिशनल शराइत होती हैं जो आपने डिस्क्लोज करनी है। तो ये डिस्क्लोजर की हद तक है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी हम उसी तरह से एसेट्स के वो बनाते हैं और उन्हें बताते हैं एडिशंस कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने कोई सेल के लिए रखे में IFRS 5, ये भी हमारे सिलेबस में है, एक छोटा सा स्टैंडर्ड, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है। और गेन या लॉस जो उसमें एडजस्ट हुआ है वो कितना हुआ है, अगर कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन में आई है प्रॉपर्टी तो वो प्रॉपर्टी कितनी है। और अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती तो आपने ये बात बतानी होती है कि फेयर वैल्यू जो है अगर डिटरमिन नहीं हो सकती तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, फेयर वैल्यू उसकी क्यों डिटरमिन नहीं हो सकती, और अगर डिटरमिन हो तो कितनी होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो फिर आपने ये चीजें बतानी होती हैं कि डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है, यूजफुल लाइफ कौन सी है। ठीक है। और उसी तरीके से जैसे एसेट शेड्यूल बनता था वहां पे IS 16 में, आपने इसमें भी एसेट शेड्यूल बनाकर शो करना होता है। तो यहाँ पे जी ये छोटी छोटी इसकी एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आपकी थोड़ी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये 3-4 एग्जांपल्स हैं, ज्यादा भी नहीं है। तो इंशाल्लाह ये 3-4 एग्जांपल आप कर लेंगे तो ये IS 40 भी जो है वो आपका इसमें कवर हो जाता है।